बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की कहानी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में झांसी से है। और इसी झांसी के अंदर एक थाना लगता है, रक्सा थाना। और इसी रक्से थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, खैरा गांव। और इसी खैरा गांव की ये कहानी है। दरअसल इसी खैरा गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम है शिबा अहिरवार। शादीशुदा है। 27 से 28 साल के आसपास इसकी उम्र रही होगी। मुंबई में एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है। घर में पत्नी है, बाकी का और परिवार भी है। सारी चीजें बिल्कुल एकदम ठीक थी इस परिवार के लिए। अब चूंकि जो शिबा हरिवार था काफी समय से मुंबई में हो चुका था, तो ये सोचता है कि चलो ठीक है, एक बार घर जाकर घूम के आना चाहिए, फैमिली वालों से मिल के आना चाहिए। इसलिए 9 अप्रैल साल 2023 को जो शिबा अहिरवार होता है, ये मुंबई से अपने घर के लिए निकलता है। और उसके बाद में ये अपने घर पहुंचता है। अब जैसे ही शिबा अहिरवार अपने घर पे पहुंचता है, तो जो पत्नी थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि चलो ठीक है, पति आ गए हैं। घर परिवार में जो सुनसान थी वो सुनसान खत्म हुई। उसके बाद में बाकी के जो परिवार वाले होते हैं वो भी जब अपने इस परिवार के सदस्य शिबा को देखते हैं वो भी खुश हो जाते हैं। जो भाई विनोद होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। 9 तारीख को ये अपने घर पहुंचता है। 9 तारीख की रात ये इंतज़ार करता है, आराम करता है। 10 तारीख को घर से घूमने के लिए निकलता है। 10 तारीख को घूमने के लिए निकलता है, 11 भी ऐसे ही घूमता है। उसके बाद 12 को ये फिर से अपने घर से घूमने के लिए निकलता है। अच्छा, परिवार वाले ये भी सोच रहे थे कि शिबा इतने समय में मुंबई से लौटा है, तो ऐसे में कुछ दोस्त होते हैं, कुछ मिलने मिलाने वाले होते हैं, अपना गांव अपना वतन, इस तरीके से घूमने निकला होगा। इसलिए घर वालों को भी कोई आपत्ति कोई परेशानी होती नहीं है। और 12 तारीख को जो शिबा होता है ये घूमने के लिए निकल जाता है। अमूमन शिबा को जिस समय तक लौट आना चाहिए था, उस समय तक शिबा लौट कर नहीं आता है। अब शिबा लौट कर आता नहीं है तो परिवार वालों को थोड़ी सी चिंता होती है। लेकिन जो भाई विनोद होता है वो परिवार वालों से कहता है कि चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दरअसल भैया जो है वो इतने समय में बाहर से लौट के आए हैं, तो दोस्तों में यारों में टाइम कब गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। किसी काम से रुक गए होंगे, जल्दी आ जाएंगे। तो कभी परिवार वाले इस विनोद के कहने पर समझ जाते, तो कभी विनोद भी घबराता, तो परिवार वाले विनोद को समझाने की कोशिश करते। इसी तरीके से कश्मकश में कई घंटों का समय गुजर जाता है। लेकिन जो शिबा था उसके बारे में परिवार वालों को कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। अब परिवार परेशान था, हताश था। इसी बीच में विनोद के मोबाइल फोन पर एक कॉल आता है। अब जैसे ही विनोद के मोबाइल पर यह कॉल आता है, विनोद अपने मोबाइल के उस फोन की उस कॉल को रिसीव करता है। तो सामने से जो व्यक्ति बात कर रहा होता है वो विनोद से कुछ भी नहीं कहता है, सिर्फ एक बात के सिवा। वो विनोद से कहता है कि फला फला जगह जो खेत है उस खेत पर जल्दी भाग कर आ जाओ। अब विनोद पूछता है कि खेत पर क्या है, क्यों आ जाऊं। तो सामने वाला व्यक्ति इन बातों का कोई भी जवाब देता नहीं है, बस यही कहता है कि तुम जल्दी से खेत पर आ जाओ। और इतना कहते ही वो फोन काट देता है। अब एक परिवार में एक सदस्य जो कि लापता है, परिवार उसे ढूंढ रहा है। और ऐसे में अचानक से इस तरीके का फोन आना कि खेत पर आ जाओ, तो बेचारा जो विनोद था दौड़ा दौड़ा भागा भागा उस खेत की तरफ जाता है। लेकिन दोस्तों विनोद जब उस खेत की तरफ पहुंचता है तो देखता क्या है कि उस खेत के आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ खड़ी हुई है। अब इस भीड़ के अंदर क्या था, ये चीजें विनोद को परेशान कर रही थी। लिहाजा विनोद तो उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही उस भीड़ को चीर कर विनोद उस जगह पर पहुंचता है जिस जगह पर उसे बुलाया गया था, वो देखने के बाद में जोर जोर से चीखने लगता है। दरअसल यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि उसके भाई शिबा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब विनोद अपने भाई को हिलाने डुलाने की तमाम कोशिशें करता है, यानी आप समझ सकते हैं कि वो उसने क्या क्या किया होगा। लेकिन जो शिबा था शायद उसकी मौत हो चुकी थी। अब यहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। जो रक्सा थाने की पुलिस होती है वो भी तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद में डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है। देखने से ऐसा पता चलता है कि जिस्म पर जगह जगह कट के निशान है, जिस्म पर जगह जगह चोटों के निशान है, सर फट चुका है, हड्डियां टूट चुकी हैं। देखने से ऐसा लग रहा था कि शिबा की किसी ने बड़ी ही बर्बर तरीके से हत्या की है। लिहाजा उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं उस शिबा की डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं और सबसे पहले उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। लेकिन सवाल यह था कि आखिरकार एक व्यक्ति जो मुंबई में रहकर काम करता है,
कल परसों ही अपने घर लौटा है। तो ऐसे में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने शिबा का कत्ल कर दिया होगा, और कत्ल करने के पीछे क्या वजह, क्या रंजिशें रही होंगी, ये भी पुलिस के लिए एक अहम सवाल था। अब गांव के लोग अलग बातें कर रहे थे, पुलिस अलग सोच रही थी, घर परिवार वाले अलग टेंशन में थे। बहरहाल जो पोस्टमार्टम होकर डेड बॉडी होती है वो परिवार वालों को सौंप दी जाती है। उसके बाद में जो परिवार वाले होते हैं वो उस डेड बॉडी का बहुत ही नम आंखों से अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका था। परिवार वाले धीरे धीरे उस गम से थोड़ा थोड़ा बाहर आने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि उसी समय पुलिस उस परिवार के पास पहुंचती है। और इस परिवार में जो शिबा का भाई था विनोद, उससे पुलिस वाले एक सवाल करते हैं। विनोद से पूछते हैं क्या तुम्हें किसी के ऊपर कोई डाउट है, कोई शक है तो हमें बताओ, हम इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब जो विनोद होता है वो थोड़ी देर सोचता है, सोचने के बाद में कहता है कि साहब ऑलरेडी हमारा परिवार गम में है, टेंशन में है, परेशानी में है, और ऐसे ही फिलो में मैं कुछ भी बोल दूं, किसी का नाम ले लूं तो हमारी वजह से उसे भी परेशानी आ सकती है। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सोच कर और थोड़ी सी तहकीकात कर कर आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, ये एक अच्छी पहल है, आप सोच लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा। लिहाजा पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके बाद में जो विनोद है ये सोचता है, काफ़ी देर सोचता है, और उसके बाद में पुलिस वालों को टोटल 12 नाम बताता है। और ये 12 नाम ऐसे होते हैं जिन्हें विनोद नामजद करता है। कहता है कि इन लोगों से कभी मेरे भाई की दुश्मनी रंजिश रही होगी, और हो सकता है कि ये 12 लोग मेरे भाई के कत्ल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन 12 लोगों के अलावा भी विनोद 4 अज्ञात लोगों के नाम लिखाता है। यानी कत्ल हुआ था 1 और नामजद हो चुके थे 16 लोग। यानी 12 लोगों को नामजद रिपोर्ट की गई थी और 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। यानी अब पुलिस को इस केस को सुलझाने के लिए, कातिल को पकड़ने के लिए इन 16 लोगों को इनको जीरो इन करना था और इन 16 लोगों में से कातिल तक पहुंचना था। लिहाजा पुलिस वाले अपनी तहकीकात शुरू करते हैं और इन 16 लोगों से अलग अलग तरीके से पूछताछ शुरू करते हैं। किसी की लोकेशन खंगालते हैं, किसी से लोगों से किसी के बारे में पूछते हैं, और लगातार ये पूछताछ का जो सिलसिला था, जब पुलिस वाले इसके सर्किल को थोड़ा छोटा करते हैं तो एक नाम निकल कर आता है, और ये नाम होता है जय हिंद उर्फ रघुबर। लिहाजा पुलिस वाले अब जय हिंद और रघुबर की तलाश शुरू करते हैं। अब जैसे ही जय हिंद उर्फ रघुबर को ये बात पता चलती है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, जय हिंद उर्फ रघुबर अपने घर से फरार हो जाता है। अब जैसे ही ये घर से फरार होता है, पुलिस वालों का जो शक था अब यकीन में बदल चुका था। इसलिए पुलिस वाले अब इसकी तलाश बहुत ही मुस्तैदी के साथ में करते हैं, और फाइनली एक तिराहे के पास से इस रघुबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके आया जाता है, और पुलिस थाने लाने के बाद में जब रघुबर से पूछताछ की जाती है तो रघुबर फूट फूट कर रोने लग जाता है, और पुलिस वालों से एक ही बात कहता है कि साहब मेरा अगर इस गांव के अंदर सबसे अच्छा कोई दोस्त था तो शिबा था। यहाँ तक कि जिस कंपनी में मैं काम किया करता था उस कंपनी में मैंने शिबा की नौकरी भी लगवाई थी। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं शिबा का कत्ल कर सकता हूँ। अब पुलिस वालों को ये लगता है कि हो सकता है कि रघुबर सच बोल रहा हो, लेकिन फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि इसका नाम नामजद है, तो ऐसे में तफ्तीश तो करनी पड़ेगी। इसलिए पुलिस वाले इस रघुबर से ये पूछते हैं कि चलो ठीक है, तुमने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन ज़रा ये बताइए कि तुम भागे क्यों। अब जैसे ही ये बात रघुबर से पूछी जाती है, रघुबर तमाम तरीके की बातें बताता है, लेकिन पुलिस वाले अब रघुबर के ऊपर सख्ती दिखाते हैं। पुलिस वालों को लगने लगता है कि रघुबर पुलिस के सामने बातें घुमाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा जब बातें घुमाने की कोशिश कर रहा होता है, पुलिस वालों का शक यकीन में बदलता है और पुलिस वाले इसके ऊपर सख्ती करते हैं। अब जैसे ही रघुबर के ऊपर सख्ती की जाती है तो एक और नाम सामने निकल के आता है, और ये नाम होता है शिबा की पत्नी माधुरी का। लिहाजा पुलिस वाले अब शिबा की पत्नी माधुरी को भी उठाते हैं। माधुरी और रघुबर को आमने सामने फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है, और जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है दोस्तों, तो एक ऐसी कहानी निकल के आती है जिसे सुनने के बाद में इंसान की रूह कांप जाए। दोस्तों, मैंने आप लोगों को अवैध संबंध की कहानी रेगुलर सुनाई है, लेकिन इस तरीके की कहानी शायद ही मैंने आप लोगों को पहले कभी सुनाई है। जो कहानी माधुरी और रघुबर ने सुनाई, उस कहानी के हिसाब से रघुबर और शिबा एक साथ मुंबई काम करने के लिए जाते हैं। अब थोड़े दिनों तक जब शिबा मुंबई में काम करता है, अब चूंकि नई नई शादी हुई थी, पत्नी गांव में रह गई थी, तो इसलिए शिबा सोचता है कि पत्नी से बातचीत कैसे हो, क्योंकि वीडियो कॉल करने का मन करता। रघुबर के पास तो मल्टीमीडिया मोबाइल था,
लेकिन शिवा सोचता है कि अगर मैं एक मल्टीमीडिया मोबाइल फ़ोन खरीद लूँ और वो मल्टीमीडिया मोबाइल फ़ोन मैं अपनी पत्नी को दे दूँ, तो यहाँ पर तो मेरे पास फ़ोन है, यानी मैं रघुबर के फ़ोन से अपनी पत्नी को वीडियो कॉल पर बात कर सकता हूँ। और वहाँ पर अगर मेरी पत्नी के पास में फ़ोन होगा तो फिर हमारे बीच की जो दूरियां हैं, ये दूरियां कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम हो सकती हैं। शिवा जो था वो ऐसा ही करता है, एक मोबाइल खरीदता है और वो मोबाइल फ़ोन अपनी पत्नी को देता है और अपनी पत्नी को रघुबर का नंबर देता है कि जब कभी भी तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो तुम रघुबर के मोबाइल पे कॉल कर लेना। अब उसके बाद में ऐसा ही होता, शिवा कभी रघुबर के मोबाइल से अपनी पत्नी माधुरी को कॉल करता, कभी माधुरी जो थी वो अपने पति से बात करने के लिए रघुबर के मोबाइल पे कॉल करती। इसी तरीके से जो सिलसिला था आगे बढ़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता कि जो शिवा था ये जब वहां पर मौजूद ना होता तो उस समय माधुरी का फोन आता, वो अपने पति के बारे में पूछती। रघुबर कहता कि वो तो अभी है नहीं, जैसे ही आएगा मैं बात करा दूंगा। अच्छा, इसी बीच में माधुरी और रघुबर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कनेक्शन बनने लगता है। यानी जो रघुबर था ये भाभी भाभी कहकर डबल मीनिंग बातें करने लगता। कभी कभार ये इंतजार करता कि माधुरी का फोन आएगा तो मैं उससे ये बोलूंगा वो बोलूंगा। अब इसी तरीके से जो सिलसिला था आगे बढ़ता है और कहीं ना कहीं माधुरी और रघुबर इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ते बन जाते हैं। जब अवैध रिश्ते बनना शुरू होते हैं तो उसके बाद में जब कभी भी जो शिवा था कमरे पर नहीं होता, रघुबर सीधा माधुरी के मोबाइल पर कॉल लगा देता और उससे आपत्तिजनक बातें करता। और इसी बीच में जो माधुरी होती है अपनी कुछ नग्न तस्वीरें वो रघुबर को भेज देती है। अब जैसे ही रघुबर उन तस्वीरों को पाता है, रघुबर को लगता है कि उसकी तो लॉटरी लग गई, उसको तो जॉकपॉट लग गया। इसलिए रघुबर जो था वो अपने एक दोस्त कुलदीप को वो फोटो भेज देता है और कहता है कि जो शिवा है ये उसकी पत्नी है और ये मेरी अब गर्लफ्रेंड है। अब जैसे ही कुलदीप उन फोटोग्राफ्स को देखता है, कुलदीप तो उतावला हो जाता है। उसके बाद में किसी तरीके से वो भी माधुरी का नंबर निकाल लेता है और माधुरी को सीधे वो फोटोग्राफ्स भेज देता है। कहता है ये तुम्हारी फोटोग्राफ्स हैं, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, तुम्हारी फोटोग्राफ से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं भी तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ। अब इसे चाहे चरित्र का पतन कहें या फिर एक ब्लैकमेलिंग, जो माधुरी थी अब कुलदीप से भी बातचीत शुरू कर देती है। लेकिन कुलदीप से कुछ इस कदर बातचीत शुरू होती है कि कुलदीप इस कदर सीरियस हो जाता है कि वो माधुरी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसी बीच में एक और व्यक्ति की एंट्री होती है, इसका नाम होता है दीनदयाल उर्फ केबट, जो कि शिवा के ही गांव का रहने वाला था। यानी शिवा है, उसकी पत्नी माधुरी है और माधुरी के टोटल 3 आशिक हैं। एक का नाम रघुबर है, जिसके मोबाइल पर वो कॉल करती थी, उससे ही बात हो गई। एक रघुबर का दोस्त कुलदीप है और एक गांव का ही रहने वाला है दीनदयाल उर्फ केबट। यानी एक महिला जो 4 लोग, यानी एक उसका पति है और 3 उसके प्रेमी। हालांकि तीनों प्रेमियों को आपस में ये पता है कि माधुरी सबसे बात करती है, लेकिन जो कुलदीप था दोनों को बैठाकर कहता है कि देखो, जिसको जितनी भी बात करनी है वो बात कर ले, लेकिन शादी उससे सिर्फ मैं ही करूंगा। अब तीनों लोग इस बात पर तैयार होते हैं, सहमत होते हैं। लेकिन इसी बीच 9 अप्रैल साल 2023 को जो शिवा होता है ये अपने गांव वापस आ जाता है। अब जैसे ही शिवा गांव में लौटकर वापस आता है तो उसके बाद में शिवा की जो पत्नी माधुरी होती है वो अब थोड़ा सा बातचीत का जो सिलसिला है वो कम करती है। अब जो शिवा था वो गांव में घूमना शुरू करता है, लेकिन माधुरी के बारे में अब तक पूरे गांव के अंदर खबर फैल चुकी थी कि शिवा की जो पत्नी माधुरी है उसका चरित्र अच्छा नहीं है और वो लोगों से बातचीत करती है। अब इसी में से कोई व्यक्ति शिवा को इस बारे में बताता है कि तुम्हारी पत्नी का चरित्र अच्छा नहीं है, वो लोगों से बातचीत करती है। अब शिवा गुस्से में अपने घर आता है और अपनी पत्नी को पीट देता है। जैसे ही शिवा अपनी पत्नी को पीटता है, अब उसकी पत्नी जो माधुरी थी उसका गुस्सा 7 में आसमान पर कि उसने मुझे पीटा कैसे। उसके बाद में वो अपने तीनों प्रेमियों को कॉल लगाती है और उसके बाद में कहती है कि उसके पति का कत्ल करना है। अब 2 प्रेमी जो थे वो तो सीरियस थे नहीं, लेकिन जो कुलदीप था वो सीरियस था, क्योंकि वो माधुरी से शादी करना चाहता था। अब कुलदीप जब सीरियस था तो उसके बाद में वो दोनों प्रेमियों को साथ में बिठालता है, यानी रघुबर और उसके बाद में जो एक और था दीनदयाल और केबट। यानी तीनों लोग मिलकर बैठते हैं और उसके बाद कत्ल की प्लानिंग करते हैं। अब कत्ल कैसे किया जाए। अब चूंकि जो रघुबर था ये शिवा का जिगरी दोस्त था, इसलिए रघुबर शिवा को 12 तारीख को कॉल कर पार्टी करने के बहाने बुलाता है और उसके बाद में जंगल में बुलाकर इसका एक दोस्त इसके साथ में होता है जिसका नाम सरपंच होता है निकनेम। ये चारों लोग मिलकर शिवा की बड़ी ही बेरहमी से लाठी डंडों से और चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर देते हैं और उसके बाद में वहां से फरार हो जाते हैं। लिहाजा रघुबर ने जब शिवा को फोन करके बुलाया था तो उस समय रघुबर की बात किसी ने सुन ली थी और नाम न बताने की शर्त पर उसने शिवा के भाई कुलदीप को, सॉरी जो जिसका नाम था विनोद, उसको ये बात बताई थी।
और विनोद ने जब ये बात पुलिस को बताई तो इस पूरे केस का खुलासा हो गया। तो जरा सोचिए दोस्तों कि एक महिला जिसका पति मुंबई काम करने के लिए जाता है, वो एक फोन अफोर्ड कर सकता था तो वो फोन अपनी पत्नी को दिलाता है। खुद नहीं लिया उसने, उसने अपनी पत्नी को दिलाया। लेकिन पत्नी जो थी उसी के दोस्त से लग जाती है, उसके बाद दोस्त के दोस्त से लगती है, उसके बाद उस दोस्त के दोस्त से लगती है, यानी टोटल 3 प्रेमी और एक पति। और उसके बाद में बड़ी ही बेरहमी के साथ में वो अपने पति का कत्ल करवा देती है। दोस्तों आज के ज़माने में जो पत्नियां हैं वो इतनी ज़्यादा खौफनाक साजिशें रच रही हैं जिसे सुनने के बाद में इंसान का कलेजा कांप जाए। आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, तो वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों जो आप लोगों ने कल के दिन कमेंट्स किए थे, इसमें धीरज सिंह लिखते हैं राम राम मलिक भाई, रमज़ान मुबारक। बड़े भाई दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बड़े भाई इसको प्यार मत बोलो। तो धीरज सिंह जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद खान अकील है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबाश भाई, कहानी बहुत अच्छी है, अल्लाह आपको कामयाबी दे। तो खान अकील जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा से बहुत पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं अवैध संबंधों का बहुत ही दर्दनाक अंजाम होता है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया आपका। शाहबुद्दीन जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, तो शाहबुद्दीन जी मेरे भाई आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में बैकुंठ कुमार है लिखते हैं नाइस स्टोरी सर। तो बैकुंठ कुमार जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद सुनील त्यागी है लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाहना शहर से। तो नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में अशबा है लिखते हैं अल्लाह रहम करे, बस यही न्यूज़ आए दिन देखने को और सुनने को मिल रही है। तो अशबा जी मेरी बहन शुक्रिया आपका। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं वॉइस जो है बैकग्राउंड की बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, तो बाहर जब ये बैठ के बनाते हैं तो इधर उधर की वॉइस आती है, तो उसको आप इग्नोर करिए। शरीम शर्मा है लिखते हैं, शरीम शर्मा प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। खान अकील है लिखते हैं शाविज भाई घर से निकलो तो जब जेब में पता डालकर निकलो, क्योंकि हाथ से जो होते हैं वो इंसान की चेहरे की पहचान बदल देते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। सचिन चौधरी जी बहुत प्यारा सा कमेंट्स करते हैं मेरे भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जितना शुक्रिया आपका अदा करूँ उतना कम है। खान अकील है किंग खान है लिखते हैं आज की इस घटना में फिर से एक शरीफ अच्छा इंसान एक बदचलन औरत और अय्याशी की भीड़ चढ़ गया। इस तरह की घटनाओं सुनकर इतना ही कह सकते हैं कि अगर कोई बदचलन है तो उसको माफ़ कर दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। आपको पुलिस प्रशासन और परिवार के सामने उसकी ज़िंदगी से बाहर आकर रहना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर ऐसा है तो उसको मौका ना देकर आप परिवार के थ्रू और पुलिस के थ्रू आप ये सारी बातें उजागर करें। दिनेश कुमार है लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, बहुत ख़राब टाइम चल रहा है। तो दिनेश कुमार जी नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोहनलाल सेतिया है नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप। जावेद अहमद है लिखते हैं आई कम बैक सर, जावेद दुबई से, वेरी गुड स्टोरी। तो जावेद अहमद जी मेरे भाई आपका शुक्रिया कि आप वापस आए। परवेज़ अहमद है लिखते हैं नाइस वर्क बेटा। तो परवेज़ अहमद जी मेरे भाई मेरे अजीज़ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राधेश्याम शर्मा है लिखते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और रोज़ आने को बोल रहे हैं, कह रहे हैं बीच बीच में गायब हो जाते हो, तो मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, कोशिश करेंगे कि अब से डेली आए। सचिन चौधरी जी सेंट्रल जेल, सुनील चौधरी जी सेंट्रल जेल बीकानेर से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर से सॉरी। दिनेश कुमार जी बहुत प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये कहानी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।